बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी शिवकन्या। कच्ची मिट्टी से सुंदर रूप गढ़ने वाली कुम्हारन थी शिवकन्या। ईश्वर ने उसको हुनर दिया और उसकी उंगलियां कमाल का सृजन करती, जैसे मिट्टी से कोई सुंदर कविता गढ़ी गई हो। और तो और चाक पे मिट्टी चढ़ाते, अपने तलवों से मिट्टी को रौंदते, अपनी उंगलियों से बारीक शिल्प गढ़ते हुए वो खुद एक बेजुबान मगर बेइंतहा खूबसूरत मूर्ति लगती थी। वो मगन रहती अपने काम में, जुटी रहती बिना पलकें उठाए कई कई घंटे। हाँ, करीब जाने पे सुनाई देती एक नाजुक सी गुनगुनाहट, उसके सुरीले गले से निकलती स्वर लहरियां। भीगे मौसम में अपनी सीली आवाज में वो कजरी गाती। करूं कौन जतन अरियारी सखी, मोरे नयनों से बरसे बादरिया, उठी काली घटा बादल गरजें, चली ठंडी पवन मोरा जिया लरजे। वो गाती थी लोकगीत, मालवी लोकगीत, सावन के गीत, मेघों के गीत, फसल कटाई के गीत, नर्मदा नदी की प्रेम कहानियों से रचे बसे गीत। वो मिट्टी से जुड़ी एक सौंधी खुशबू वाली लड़की थी। अपने कुम्हार पिता की असमय मौत के बाद अपना परिवार चलाने के लिए उसने काम शुरू किया था। उसके पिता तो मटके, सुराही और गमले बनाने का काम करते थे, मगर शिवकन्या के हाथ में कला थी। वो यूं ही मिट्टी हाथ में लेके मलती और न जाने कैसे उस मिट्टी के लौंदे से एक सुंदर आकृति बन जाती। शिवकन्या की बनाई हर एक कृति अपने आप में नायाब होती। गांव वाले कहते उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, वरना वो गांव तो कुम्हारों का ही गांव था। वहां हर घर में मिट्टी रांधी जाती और चाक पे चढ़ाई जाती। हर घर के बाहर मिट्टी की आकृतियां सूखती नजर आती। मगर शिवकन्या के घर के बाहर का नजारा अद्भुत होता। ऐसी बेजोड़ कलाकृतियां वो बनाती कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। शिवकन्या का गांव छोटा जरूर था, मगर मुख्य सड़क से लगे होने के कारण यहां विकास के कई काम हुए थे। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर जैसी चीजों से नावाकिफ नहीं थे गांव वाले। एक उन्नत गांव था उसका। किसान खेती के लिए सारे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। नर्मदा नदी का किनारा होने से पानी भी भरपूर था और मिट्टी भी उपजाऊ थी। शिवकन्या ने तो पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लिया था और बाजार में बने इकलौते साइबर कैफे में जाके कभी कभी नई नई चीजें दिखाती, जैसे किस तरह से मिट्टी के बर्तनों को रंग के और आकर्षक बनाया जा सकता है, या मूर्तियां सिर्फ राधा कृष्ण की ही नहीं और तरह से भी गढ़ी जा सकती हैं। नया सीखने की ललक थी उसके मन में। ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे शिवकन्या के और मंजिल बहुत दूर थी। शिवकन्या के ख्वाबों का इकलौता राजदार था उसके बचपन का साथी ओंकार। नर्मदा के किनारे रेत पे घरौंदे बनाने से लेके आने वाले जीवन के हवाई किले, सब कुछ तो उसके साथ साझा किए थे शिवकन्या ने। जाने क्या क्या कहती जाती वो बिना रुके एक सांस में, और सुनता रहता ओंकार। बड़ा धीरज था उसमें। बचपन से ही दोनों साथ रहते थे, खेले साथ तो पढ़ने भी साथ ही जाते। एक स्लेट पर अलग अलग चौक से लिखा करते थे दोनों, अपने अपने ख्वाबों की आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। अपने आप लिखा अपने आप ही समझते थे। इतनी समझ कहां थी कि एक दूसरे की लिखी इबारत को पढ़ें और समझें। न जाने कब शिवकन्या के ख्वाब स्लेट से निकल के आसमान तक जा पहुंचे और ओंकार मस्त रहा अपनी नाव खेने में, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार तक। पास के गांव में चल रही एक वर्कशॉप तक जाने के लिए शिवकन्या को रोज पार करनी होती थी नर्मदा नदी, और इस काम का जिम्मा ओंकार के सर था। बचपन का ये प्यारा साथी बड़े प्रेम से शिवकन्या को नदी पार कराता। अपने हाथ से चप्पू खेते हुए नाव चलाने में ओंकार को बहुत सुख मिलता था। रास्ते भर दोनों मिलकर लोकगीत गाते रहते। ओंकार गुनगुनाता, पढ़े लिखों का है राज, बिटिया हो बाँच रे, पुस्तक बाँच रे।
बिन पढ़े आवे लाज बिटिया बाँच रे, हो पुस्तक बाँच रे। हंस पड़ती शिवकन्या, फिर आगे गाती, दुर्गावती के देश की बिटियां पाछू रहे काय आज, बिटिया बाँच रे, पुस्तक बाँच रे। दोनों ने एक दूसरे के प्रति स्नेह को बहुत अच्छे से समझा था और स्वीकारा भी था। बस उनकी अभिव्यक्ति का तरीका सबसे अलग था। अपनी हर बात ओंकार से कहना और उस पर निर्भर रहना ही शिवकन्या के प्रेम की पहचान था, और ओंकार के मन की तो वही जाने। हाँ, एक बात है कि उसने शिवकन्या को किसी बात के लिए कभी ना नहीं कहा। शिवकन्या का मन मिट्टी में रमा हुआ था। शाम ढलते ही जब नदी पार करने वाले लोगों का आना बंद हो जाता, तब ओंकार भी अपनी नाव किनारे लगा के शिवकन्या के पास आ जाता। वो बड़े ध्यान से देखता रहता उसकी उंगलियों का कमाल। अक्सर हंसते हुए कहता, जब ये घड़े, ये मूर्तियां आकार ले रही होती हैं, तब तुम उनको किस तरह मसल डालती हो, निर्दयी कहीं की। और तो और उन्हें आग में भी झोंक देती हो। बेचारी मिट्टी। ओंकार शिवकन्या का मजाक उड़ाता। तुम क्या जानो इनके मन की बात। शिवकन्या मुस्कुराते हुए अपना पक्ष रखती। जानते हो ओंकार, ये सब मुझसे बातें करते हैं, कहते हैं मैंने अगर उनको रौंदा ना होता, चाक पे चढ़ा के आग में तपाया ना होता, तो इनका मोल ही क्या होता। मिट्टी का कोई मोल होता है, कहो। ओंकार अपनी शिवकन्या के गहरे विचार सुन के दंग रह जाता। कितनी समझदार है ये, वो मन ही मन सोचता। कभी कभी वो अपने और उसके मन की दूरियां भी मापने लगता। ओंकार और शिवकन्या के घर करीब ही थे, इसलिए दोनों का साथ हमेशा बना रहता। दोनों की दोस्ती सारे गांव में प्रसिद्ध थी। सब कहते, अजीब साथी हैं दोनों, एक मिट्टी से खेलती है, दूसरा पानी से। शिवकन्या और ओंकार अभी दोनों 20 बरस के ही तो थे। शिवकन्या ने 12वीं पास कर ली थी और ओंकार 10वीं फेल था। शिवकन्या उसको लाख समझाती कि पढ़ लिख ले तो जीवन में आगे बढ़ेगा, वरना सारी उम्र यूं ही नाव खेते निकल जाएगी। ओंकार उसकी बात को हवा में उड़ा देता था, या कभी थोड़ा प्रेम दिखाते हुए कहता, सारी उम्र तुझको इस पार से उस पार ले जाने में तो निकालनी है मुझको, और करना भी क्या है जिंदगी का। अरे मल्लाह हूं, पानी में जन्मा हूं, बारिश की बूंदों से तुझ पे बरसता रहूंगा, भिगोता रहूंगा तुझे। ना बाबा ना, हर वक्त भिगोते रहोगे तो मेरे माटी के पुतले सूखेंगे कैसे? कैसे तुम्हारी शिवकन्या का हुनर पूरे देश में फैलेगा? और प्रेम की बातें करते करते शिवकन्या चल देती अपने सपनों की मंजिल की ओर। ओंकार चुपचाप देखता रहता उसकी चमकती आंखों में झिलमिलाते ख्वाब, और सुनता रहता उसकी खनकती आवाज। सच बात है, जैसे किसान के लिए बारिश वरदान है, वैसे कुम्हार के लिए बारिश का होना यानी उसके काम में रोड़ा अटकना था। पहली बूंद के बरसते ही कुम्हारों का काम बंद हो जाता, मिट्टी समेट ली जाती और इंतजार होता फिर से आसमान के साफ होने का। मगर शिवकन्या को तो बहुत पसंद थी बारिश। तू भी ना अजीब लड़की है, ओंकार उससे सवाल करता। जब बारिश तेरे काम बिगाड़ती है तो भला तुझको उससे इतना प्रेम क्यों है? शिवकन्या मुस्कुराते हुए कहती, माना कि सावन के महीने में मेरा काम रुक जाता है, मगर मेरा मन उसका क्या, उसे तो पसंद है ना बूंदों की लड़ी में भीगना, प्रेम गीत गाना और बादलों में बनते बिगड़ते आकारों को ताकना। शिवकन्या मुस्कुराते हुए कहती, कभी कभी तो बोलती है तो लगता है जैसे कोई कविता पढ़ रही हो। ओंकार हंसते हुए कहता, जानते हो मेरी मूर्तियों में जो रंग होते हैं वो मुझको इंद्रधनुष से ही तो मिलते हैं। कैसा सुंदर संयोजन होता है। ऊपर वाला भी ना कमाल का कलाकार है। शिवकन्या कहती जाती, ओंकार सुनता जाता। या शायद वो कहती ही इसीलिए थी कि ओंकार सुना करता था, वरना उस गांव में कौन था ऐसा जो शिवकन्या के मन की बात को समझ सके, उसके हुनर को, उसके सुनहरे सपनों को पंख दे सके। ओंकार उसके लिए हमेशा हाजिर रहता था, चाहे मूर्ति बनाने का कोई नया आइडिया देना हो या फिर शहर से रंग और ब्रश खरीद के लाने हो। शिवकन्या के कहने की देर थी और ओंकार चल पड़ता। शिवकन्या को संकोच भी कहां होता था उससे कुछ कहने में। पूरे अधिकार के साथ वो सारे सामान की लिस्ट उसको पकड़ा देती। और हाँ, संभाल के लाना मेरे रंग,
कहीं नाव खेते खेते नर्मदा मैया में डुबो दिए तो बेरंगी रह जाएंगी मेरी मूर्तियां। वो ओंकार को जाते जाते टोकती रहती। ओंकार भी बनावटी गुस्सा दिखाता। हाँ हाँ, संभाल के लाऊंगा, खुद भले डूब जाऊं मगर ध्यान रखूंगा कि तेरे रंग सलामत रहें। और बस शिवकन्या पिघल जाती। मेरे सारे रंग तुम्ही से तो हैं, वो मुस्कुरा के कहती। बस ऐसे ही दोनों जिए जा रहे थे, कुछ अपने लिए, कुछ एक दूसरे के लिए। गांव में विकास तेजी से हो रहा था। पिछले दिनों किसी मंत्री जी ने दौरा किया था और एक पुल बनना प्रस्तावित किया। आखिर कब तक गांव वाले नाव में बैठ के नदी पार करते। बारिशों में जब पानी उफान पे होता तब तो और भी मुश्किल होती थी। मंत्री जी का खूब स्वागत किया गया और वहां से आश्वासन मिला कि साल भर के भीतर पुल बनने का काम हो जाएगा। सब बहुत खुश थे। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। शिवकन्या भी बहुत खुश थी। वो शाम को नदी किनारे बैठी ढलते सूरज को देख रही थी। देख लो अच्छी तरह, अगली दफा ऐसा नारंगी रंग लाना जिसमें जरा सा गुलाबी भी मिला हो। देख रहे हो ना? उसने ओंकार को झकझोरते हुए कहा। कहाँ खोए हो? सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं? शिवकन्या ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए कहा। ओंकार की आंखें उदास थीं। उनमें जिंदगी का कोई रंग नहीं दिखा शिवकन्या को। उसने ओंकार से पूछा, क्या हुआ, कुछ कहो तो सही। ओंकार क्षितिज पे ही दृष्टि टिकाए हुए कहने लगा, अब गांव में पुल बन जाएगा, अच्छी बात है, मगर फिर मेरी नाव में सवारी कौन करेगा? बात तो पते की थी। कुछ देर को शिवकन्या भी सोच में पड़ गई। अचानक चहकते हुए बोली, सुनो, एक तरकीब है मेरे पास। अब से तुम लोगों को आर पार ले जाना बंद करके नदी के बीच जो टापू पे मंदिर है ना, उसकी परिक्रमा करवाने का काम ले लो। भक्तों की बहुत भीड़ होती है वहां सावन में। हर सोमवार को समझो तुम्हारी चांदी हो जाया करेगी। ओंकार को शिवकन्या की बात से तसल्ली हुई। तेरी उंगलियां ही नहीं, तेरा दिमाग भी बड़ा तेज है शिवी, ओंकार ने उसको स्नेह जताते हुए कहा। तेरा भी दिमाग चलने लगेगा अगर तू चप्पू चलाना कम कर दे तो, शिवकन्या ने उसको छेड़ा। अच्छा, मैं चप्पू ना चलाऊं तो तू पार कैसे जाएगी? कैसे सीखेगी मूर्तियां गढ़ने के नए तौर तरीके? ओंकार भी एहसान जताते हुए बोला। दोनों हंसने लगे। जानते थे कि उनका एक दूजे के बिना गुजारा नहीं है। शिवकन्या को पार जाना हो या ना जाना हो, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए ही था। शिवकन्या के भीतर का कलाकार बहुत प्यासा था। वो जाने कितना कुछ सीखना चाहती थी और सीखती भी थी, मगर उसके मन की प्यास बुझती नहीं थी। वो जीवन में आगे, बहुत आगे जाना चाहती थी। उसने मन ही मन कुछ मुकाम तय कर रखे थे और उनको पाने के लिए वो जी जान से लगी रहती। वहीं ओंकार था पूरा मस्त मलंग। अपनी शिवकन्या को चाहने और 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने के लिए नाव खेने के सिवा उसको कुछ सूझता ही नहीं था। कोई ऊंचे ख्वाब नहीं थे उसके सारे सपने तो बस शिवकन्या की आंखों में बसे थे। अपने वर्कशॉप में सारा दिन काम करके शिवकन्या घर आती, थोड़ा समय नदी किनारे अपने ओंकार के साथ बिताती, मगर उसका मन बेचैन रहता अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। घर में भी वो देर रात तक जुटी रहती अपने हाथों से गढ़े शिल्प को सुंदर रंगों से भरने में। वो जितनी सुंदर मूर्तियां बनाती थी, उन्हें उतने ही सुंदर रंग भी देती थी। उसकी चित्रकारी देख के ऐसा लगता जैसे बोल पड़ेंगी मूर्तियां, और उसके बनाए घड़े और सुराहियों को लोग दूर से पहचान लेते थे। गांव में लगातार लगते मेलों में वो ओंकार के साथ लेके जाती थी उसकी बनाई हुई सारी चीजें। सारे मटके बिक जाते, मगर मूर्तियों के सही मोल गांव वाले नहीं देते थे। एक रोज गांव में शहर की किसी संस्था की कुछ औरतें आईं। उनका मकसद था कि गांव की औरतों को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, या उनके भीतर जो भी हुनर हो उसकी पहचान करके उसको बढ़ाया जाए। इस तरह वो घर बैठे कुछ कमा भी सकती हैं और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उनकी मुलाकात जब शिवकन्या और उसकी कलाकृतियों से हुई तो वो दंग रह गईं। उन्होंने एक एक चीज को उठा उठा के परखा और उसकी खूब सराहना की। अपने कैमरे से उन्होंने न जाने कितने फोटो उसकी मूर्तियों और उसके भी खींच डाले। उन्होंने शिवकन्या के मन को भी पढ़ा और उसको न्योता दिया कि शहर में होने वाली एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी में वो हिस्सा ले। उन्होंने बताया कि पूरे 1 माह का समय है जिसमें वो जितना सुंदर और सजीव गढ़ सकती है वो सब वहां रखा जाए दर्शकों के लिए।
और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सबसे बेहतरीन कलाकार की कृतियों को विदेशों में बेचा जाएगा, जिससे बढ़िया आमदनी भी हो सकेगी और नाम तो होगा ही। शिवकन्या के तो मानो पंख ही निकल आए। अगली रोज सुबह होते ही उसने ओंकार के घर का दरवाजा खटखटाया। अरे कौन है? तोड़ डालोगे क्या दरवाजा? ओंकार अंदर से चिल्लाया। अरे तू इतनी सुबह? क्या हो, सब ठीक तो है? ओंकार ने सवालों की झड़ी लगा दी। सब ठीक है और जल्दी और भी अच्छा होने वाला है सब कुछ, कहते हुए शिवकन्या उसके गले से झूल गई। बता तो सही, हुआ क्या? क्या पंडित जी ने हमारे ब्याह की तिथि निकाल दी है? ओंकार ने ठिठोली की। शर्मा गई शिवकन्या। फिर वहीं देहरी पे बैठते हुए उसने कल की पूरी बात ओंकार को बता दी। और अब से तेरी रोज की ड्यूटी है मुझे नदी पार की वर्कशॉप तक सुबह सुबह ले जाने की और शाम ढले लेके आने की भी, शिवकन्या ने पूरे अधिकार से कहा। ओंकार चौंक पड़ा। क्या पूरे दिन तू वहीं रहने वाली है? तेरा अपना कोई जीवन नहीं है क्या? वो भुनभुनाया। मेरा तो यही जीवन है ओंकार, मेरी मिट्टी, मेरे घड़े, मेरी मूर्तियां। शिवकन्या मानो बादलों पे सवार होके हवाओं से बात कर रही थी। और मैं? ओंकार ने धीरे से कहा। और तुम क्या, तुम्हारे बिना कुछ संभव है क्या? चलो जल्दी तैयार हो, अभी निकलना है। शिवकन्या बोलते बोलते अपने घर को भाग गई। ओंकार देखता रहा उसको अपने से दूर, बहुत दूर जाते हुए। ओंकार ने झटपट नाव निकाली और शिवकन्या को नदी पार कराने लगा। उसका मन उदास था। वो जानता था कि शिवकन्या की खुशी इसी में है, इसलिए वो खामोश था। आखिर उसकी खुशी शिवकन्या की खुशी में ही तो थी। वो नाव खेते खेते गुनगुनाने लगा। जग उजियारो भयो सकारे, मन खो घेरत जे अंधियारे, का करे अनपढ़ आज रे, बाँच रे बिटिया पुस्तक बाँच रे। शिवकन्या मुस्कुरा दी। वो कहाँ जानती थी कि ओंकार के मन के भीतर कैसी हलचल मची थी। अब तो 1 माह तक दोनों का यही नियम था। बस रास्ते में जो थोड़ी बहुत बात होती, उसके अलावा दोनों के बीच कोई मेल मुलाकात न होती। वक्त ही कहाँ था शिवकन्या के पास। ओंकार भी समझ गया था कि अब दोनों का कोई मेल नहीं है। वो उदास रहने लगा था। नाव पार कराते समय भी गुमसुम रहता। पहले की तरह गुनगुनाने वाला ओंकार अब चुप रहने लगा था। उसकी मस्ती, उसका खिलंदड़ी स्वभाव बदल गया था। वो बस पुरानी बातें याद करता रहता, जब कितना सारा वक्त दोनों साथ गुजारते थे। सच, यादों का सूत काटते हुए उंगलियां ही नहीं, मन भी बिंद जाता है। आखिर वो दिन भी आ गया जब शिवकन्या को अपनी सारी कलाकृतियां लेके शहर जाना था। पूरे 7 दिन के लिए जा रही थी उसकी शिवकन्या। दोनों का मन भर आया। भीगी पलकों से शिवकन्या चली गई, हाथ हिलाते हुए। जाते जाते कह गई, दुआ करना कि मेरी एक कृति को पुरस्कार जरूर मिले। ओंकार हर पल दुआ करता रहा। न जाने कितनी सारी दुआएं, अपने लिए, शिवकन्या के लिए, दोनों के साथ के लिए। शहर पहुंच के शिवकन्या हैरान थी कि कितनी दूर दूर से कलाकार आए थे अपनी अपनी कलाकृतियां लेके। आसाम से, छत्तीसगढ़ से, मणिपुर, उड़ीसा, कलकत्ता, तमिलनाडु और भी न जाने कहां कहां से। उसका मन बैठने लगा कि इन सब के बीच में कहां श्रेष्ठ साबित हो पाऊंगी। 7 दिन तक न जाने कितने लोग आए और कितने ही तरीकों से उसकी कला को परखा गया। आखिर नतीजे का दिन भी आ गया। संस्कृति विभाग के बड़े बड़े अफसर वहां आए थे। कई सारे भाषण हुए, फिर उनके नाम बताए गए जिनकी कलाकृतियों को विदेश भेजने के लिए चयनित किया गया था। शिवकन्या का दिल धड़कने लगा। उसको लगा उसकी सांस ही रुक जाएगी जब उसने सुना कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश ओंकार यहां होता तो कितना खुश होता, वो सोचने लगी। ढेर सारे सर्टिफिकेट, फोटोज और एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट लेके वो लौट आई अपने गांव, अपने ओंकार के पास। उसकी ट्रेन स्टेशन पे रुकी तो आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। भरी दोपहर को ऐसा लग रहा था जैसे रात होने को आई। ओंकार वहीं खड़ा था उसको लेने के लिए। उसको देखते ही वो लिपट गई उससे, मगर ओंकार यूं ही खड़ा रहा,
निर्विकार भाव से। शिवकन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्या हुआ, खुश नहीं हो मुझको देख के? ओंकार ने बस हल्का सा सर हिला दिया और कहा, जल्दी चलो, मौसम बड़ा खराब है। शिवकन्या अपने बचपन के साथी को अच्छी तरह से जानती थी। वो समझती थी उसकी उदासियों की वजह और जानती थी उनको दूर करना भी। आखिर प्रेम करती थी वो उससे। नाव में बैठते ही शिवकन्या गुनगुनाने लगी। ओंकार देखता रहा उसके चेहरे की खुशी। तभी शिवकन्या ने एक बक्सा खोला। देखना चाहोगे मेरी कलाकृति जिसको पुरस्कार मिला है? ओंकार ने हाँ में सर हिलाया। शिवकन्या ने मूर्ति से कागज हटाया तो ओंकार हैरान रह गया। मानो एक और ओंकार शिवकन्या के हाथ में रखा है। मिट्टी की नाव और नाव खेता हुआ मल्लाह ओंकार ही तो था। इतना सजीव जैसे किसी ने पुतले में जान फूंक दी हो। ओंकार के आंसू बह निकले। तभी जोर की गड़गड़ाहट के साथ पानी गिरने लगा। ठंडी ठंडी बूंदों ने भिगो दिया दोनों प्रेमियों को और बूंदों के साथ बह गया ओंकार के मन का मैल भी। पूरे सावन काम ठप रहेगा मेरा, कोई काम न होगा प्रेम के सिवा। शिवकन्या बादलों की ओर देखते हुए हौले से मुस्कुराई। बस इतनी सी थी ये कहानी।